हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम खुशी साहू एंड आज हम बेसिक पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फीवर। उसमें भी स्पेशली हम टाइफाइड फीवर के बारे में देखेंगे। मैंने पैथोलॉजी पे बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम समझते हैं फीवर होता क्या है। इंट्रोडक्शन में फीवर के दो सिनोनिम्स बताए गए हैं। ग्रीक वर्ड में इसे हम पायरेक्सिया कहते हैं। पायर मीन्स फायर और फेब्राइल लैटिन वर्ड है जिसमें फेब्रिस मीनिंग होता है फीवर। ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम है क्लिनिशियन को, क्योंकि जनरली डिसीज में आपको फीवर एक सिम्टम के रूप में दिखता है। इसके साथ साथ चिल्स, रिगर, बॉडी एक, जनरलाइज्ड वीकनेस, हेडेक और एनोरेक्सिया भी अदर सिम्टम्स के रूप में आपको फीवर से के साथ दिखते हैं। Typhoid fever. Definition: it is a systemic infection caused by Salmonella typhi. साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिकल कंटिन्यूअस फीवर फॉर 3 to 4 वीक्स। जनरली हमको इसमें 3 से 4 हफ्ते तक फीवर रहता है टाइफाइड में। रिलेटिवली ब्रेडिकार्डिया विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यू, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड गॉल ब्लैडर। टाइफाइड में ब्रेडिकार्डिया होता है, यानी जो पेशेंट है उसकी हार्ट बीट रेगुलर की कंपैरिजन में कम होगी। और ये टाइफाइड फीवर जो है वो इंटेस्टाइनल लिम्फोइड टिश्यू, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम और गॉल ब्लैडर को भी इन्फेक्ट करता है साथ ही साथ। इसलिए हम इसे सिस्टमिक इन्फेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। दैट्स व्हाई। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होंगे, तो दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स मतलब मोस्ट कॉमन सोर्स होते हैं फीकल और यूरिन कैरियर्स, जो साइज है उनकी वजह से फीकल या यूरिन मैटर से हमें इन्फेक्शन होता है। अब इसमें भी यूरिनरी कैरियर के कंपैरिजन में फीकल कैरियर्स जो है वो मोर फ्रीक्वेंट देखे जाते हैं। देन सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और फिंगर। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इडियोपैथोजेनेसिस। इडियोपैथोजेनेसिस मतलब इटियोलॉजी क्या है, क्या कॉजेस हैं जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, और पैथोजेनेसिस मतलब किस तरीके से वो हमारी बॉडी में फैलता है। तो इंजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर किया, इन्वेड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। वहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से अगेन वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आफ्टर इंजेक्शन ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्वेड करेगा, देन एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में भी ये व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC के द्वारा लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो तक ले जाया जाता है। अब जब ये इन ऑर्गन्स में पहुंचेगा तो वहां पर मल्टीप्लाई करेगा, यानी अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा एंड री एंटर द ब्लड स्ट्रीम। अगेन ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। फिर बैक्टीरिया इन्वेड द गॉल ब्लैडर, biliary system and the lymphatic tissue of the wobble and multiply in high numbers. Then ये ब्लड स्ट्रीम से वापस गॉल ब्लैडर, biliary system और lymphatic tissue में जाता है, वहां पर अगेन मल्टीप्लाई करता है। After that it pass into the intestinal tract and can be identified for diagnosis in cultures for the stool tested in the laboratory. Then इन ऑर्गन्स के बाद अगेन ये इंटेस्टाइन में एंटर करता है और वहां से जब हम स्टूल टेस्ट करवाते हैं तो हम आइडेंटिफाई मतलब वहां से हमको शो होने लगता है स्टूल टेस्ट में टाइफाइड पॉजिटिव, क्योंकि स्टूल कल्चर में हमको साल्मोनेला बैक्टीरिया के शो होने लगेगा। तो एटियोपैथोजेनेसिस क्या बनी कि साल्मोनेला बैक्टीरिया फूड या वाटर के कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया सबसे पहले, और वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में गया। ब्लड स्ट्रीम में भी स्पेशली WBC के द्वारा लिवर, स्प्लीन या बोन मैरो में ले जाया गया। वहां पर ये मल्टीप्लाई करता है, देन अगेन ब्लड स्ट्रीम में के थ्रू गॉल ब्लैडर, biliary सिस्टम और लिम्फेटिक टिश्यू में जाकर अगेन मल्टीप्लाई करता है इन हाई नंबर्स। अब जब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉडी में हो जाएंगे तो ये इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाते हैं, और इंटेस्टाइन के थ्रू स्टूल में हमको जब हम लैब कल्चर करवाते हैं तो वहां पर हमको साल्मोनेला बैक्टीरिया शो होता है और टाइफाइड पॉजिटिव आता है। होप कि आपको इटियोपैथोजेनेसिस समझ में आई होगी।
फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, तो एज किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट हाईएस्ट इंसिडेंस जो है वो 5 to 19 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये टाइफाइड फीवर जो है वो जनरली बच्चों में देखा जाता है बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन देयर हाइजीन वेल। सेक्स केसेस मोर इन मेल्स देन फीमेल्स, मेल्स में ज्यादा अमाउंट में देखा जाता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। इम्यूनिटी, antibody may be stimulated by infection or immunization. Salmonella typhi is intercellular organism, so cell mediated immunity plays a major role in combating the infection. अब साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है, तो हमारी बॉडी में एज अ एंटीजन जब वो एंटर करेगा तो एंटीबॉडी स्टिमुलेट होगी, क्योंकि एक इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडी स्टिमुलेट होती है। तो स्पेशली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो मेजर रोल प्ले करती है इस इन्फेक्शन से लड़ने में। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब होता है कि उस बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करने के कितने दिन बाद हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो यूजुअली 10 to 14 डेज में हमको फीवर या फिर जितने भी सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड के वो शो होने लगते हैं। बट इट मे बी 3 days एज शॉर्ट और एज लॉन्ग 21 days डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ द बैसिलाई इंजेस्टेड। बैसिलाई यानी कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में बैक्टीरिया गया है, तो उस हिसाब से जो एवरेज था वो तो हमने 10 से 14 दिन देख लिए, लेकिन कम से कम 3 दिन के अंदर भी सिम्टम्स देखे जा सकते हैं यदि लार्ज अमाउंट में हो, और ज्यादा से ज्यादा 21 डेज के अंदर भी सिम्टम्स दिखते हैं। देन एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? तो मोड ऑफ, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट। एंड क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो हमको क्या, कौन से वीक में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट वीक ऑफ टाइफाइड फीवर मैलिएज यानी एक तरीके से बेचैनी, हेडेक, कफ एंड सोर थ्रोट इन प्रोड्रोमल स्टेज, राइज इन टेम्परेचर 40 to 41, कवर 4 to 5 days। टेम्परेचर जो है वो 40 to 41 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मैलेज, हेडेक, कफ और सोर थ्रोट, ये आपको सारे सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं फर्स्ट वीक में। देन सेकेंड वीक में यानी बिटवीन 7 to 10 days of illness, mild hepatosplenomegaly occurs in majority of patient and rose spots may be seen। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर सकते हैं आप। रोज स्पॉट जो है वो टाइफाइड फीवर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हमको सेकेंड वीक में देखने को मिलता है। इसमें जो बॉडी है उसमें लाल कलर के जो चकत्ते टाइप के वो डेवलप हो जाते हैं, और सेकेंड वीक में ही हिपेटोमेगली की कंडीशन डेवलप होती है। Then third week of infection में the patient will appear in the typhoid state, diarrhea become apparent, toxemia, delirium, coma. If left untreated by the time, there is high risk 5 to 10% of intestinal hemorrhage and perforation। थर्ड वीक जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, समझ लीजिए इस फीवर की, जिसमें व्यक्ति को डायरिया यानी अतिसार की कंडीशन हो जाती है। वो कोमा में भी जा सकता है यदि उसको ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो होता है वो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जाता है, हमने अभी देखे। तो इंटेस्टाइन को परफोरेट करेगा, इंटेस्टाइन में हैमरेज हो सकता है, जिस वजह से व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है यदि उसको सही समय पर ट्रीट ना किया जाए। रेयर कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो टाइफाइड में रेयर कॉम्प्लिकेशंस यानी बहुत ज्यादा यदि बढ़ जाता है तो हेपेटाइटिस, निमोनिया, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस, बॉयल, टॉन्सिलाइटिस और डिहाइड्रेशन, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक इन्फेक्शन है तो वो अदर, और वो भी सिस्टमिक इन्फेक्शन है, तो वो लिवर, हार्ट, लंग्स, ये सारे हमारे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगा, और ड्यू टू डायरिया बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी आ सकती है। देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, यानी क्या लक्षण मिलेंगे हमको। तो रोज स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक फीचर है स्पेशली फॉर टाइफाइड। एक इन पेन यानी बॉडी में पेन होगा। हाई फीवर यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है बॉडी का राइज हो जाता है। डायरिया की कंडीशन हम देख चुके हैं, थर्ड वीक में देखने को मिलती है। चेस्ट कंजेशन यानी ड्यू टू कफ सांस लेने में दिक्कत होती है। और टाइफॉइड मेनिंजेटाइटिस, जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो मेनिंजेटाइटिस की कंडीशन भी आ जाती है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? तो ब्लड कल्चर करवाया जाता है। बैक्टीरिया में अकर्स अर्ली इन द डिसीज।
ब्लड में ही हमको शो होने लगेगा कि ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ब्लड कल्चर्स आर पॉजिटिव इन फर्स्ट वीक इन 90%, सेकेंड वीक इन 75%, थर्ड वीक इन 60% एंड फोर्थ वीक एंड लेटर इन 25%। ये एक डाटा बताया गया है कि ब्लड कल्चर में कब कितने परसेंट में पॉजिटिव दिखता है। तो एक तो ब्लड कल्चर था। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखा जाता है कि विडाल टेस्ट या फिर टाइफाइड के लिए स्पेशली हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, तो वो है विडाल टेस्ट। ये एक ग्लूटेनिन टेस्ट होता है जो कि हम सेकेंड वीक में जनरली परफॉर्म करते हैं। तो बाकी सीरोलॉजिकल टेस्ट और यूरिन कल्चर भी इसमें करवाया जा सकता है। तो आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। वासु, VASU, वासु में बी से होता है ब्लड कल्चर, ए से होता है एक ग्लूटेनिन टेस्ट जिसमें हम विडाल टेस्ट करवाते हैं, एस से होता है सीरोलॉजिकल प्रोसीजर या सीरम टेस्ट, और यू से होता है सॉरी एस से होता है स्टूल टेस्ट और यू से होता है यूरिन टेस्ट। तो BASU यानी ब्लड कल्चर, एक ग्लूटेनिन टेस्ट जिसमें विडाल टेस्ट आता है, एस से स्टूल कल्चर और यू से होता है यूरिन टेस्ट। तो होप कि आपको ये पूरा टाइफाइड फीवर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम मलेरिया, डेंगू और इन्फ्लुएंजा भी कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियो।